तो जैसे ये वाला प्रॉब्लम हो गया, तो यहाँ पे मैं बोलूँ आपको, मेरा तात्पर्य ये था ये दोनों को समझाने के पीछे। एक बच्चा बी के अबाउट सॉल्व किया टॉर्क, एक बच्चा ए के अबाउट सॉल्व किया, दोनों के अबाउट आंसर सेम आएगा। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ये मन में कन्फ्यूजन मत लगाओ कि ये फोर्स बैलेंस करने के बाद टॉर्क बैलेंस किसके अबाउट करें। कई बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करो, क्योंकि सबके अबाउट जीरो करना होता है, क्योंकि सबके अबाउट कांस्टेंट होता है। तो किसी के अबाउट भी सॉल्व करो तो आंसर सेम आएगा, आंसर से कोई फ़र्क नहीं, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, कहीं से। हाँ, अब ये आपका कॉमन सेंस है कि देखो एक बच्चा ए के अबाउट सॉल्व किया तो T1 तो खुद ही एलिमिनेट हो गया, तो बाकी तुरंत एक ही लाइन में इक्वेशन सॉल्व हो गया। दूसरे ने सॉल्व किया तो T1 T2 दूसरा इक्वेशन बना, इन दोनों को फिर से सॉल्व करना पड़ा। तो वो आपके धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया, एफ टाउ इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम। तो इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया कि आप भी सोच पाओगे उसको। ज़्यादा मैं कराना नहीं चाहता, अभी टाइम पास हो जाएगा। अब आते हैं आगे टॉपिक पे। तो ये बात समझ में आ गया होगा इक्विलिब्रियम की क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो मैं बोलूँ बच्चों कि चलो एक और करके देख लो। ये प्लेट है, मास m, ये लेंथ l है, ये भी लेंथ l है। फाइंड T1 T2। अब आप खुद बताओ मुझे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये भी L/3 होगा, ये भी L/3 होगा। तो मैं बोलूँ तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। ये तो आपको पता होता है ना कि बेस से L/3 हाइट पे होता है सेंटर ऑफ मास सर्कुलर ट्रायंगुलर प्लेट का, h/3 पे। तो ऐसे चलोगे तो h/3 यही होगा। तो इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। तो BD बनाने की कोशिश करोगे तो कैसा बनेगा। यहाँ पे लग रहा है T1, यहाँ पे लग रहा है T2, यहाँ पे लग रहा है mg, ये दूरी है L/3, ये दूरी है 2L/3। चलो पहला F नेट जीरो करो, तो T1 + T2 = mg। दूसरा इक्वेशन टाउ नेट जीरो करो, तो टाउ हमें लग रहा है इसके अबाउट कर लेना ज़्यादा आसान रहेगा। कहीं से भी कर सकते हो, इसके अबाउट कर लो। तो ये इधर इसके अबाउट देखो, तो ये इधर घुमा रहा है, ये इधर घुमा रहा है। तो mg L/3 - T2 × L = 0। यहाँ से देखो T2 आ गया, T2 आ गया, T1 भी आ गया। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक ना। टाउ नेट के बाद हम लोगों ने देखो NLM में क्या पढ़ा था। तो NLM में हम लोगों ने पढ़ा था सर F = ma। जैसे वहाँ पे F = ma पढ़ा था, नेट फोर्स के बाद अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ा था। तो F लगा था, मास m था, तो आपने बोला था एक्सेलरेशन ये होगा F/m। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये हिंज्ड है, डिस्क है मान लो। तो और इसको इधर से घुमाने की कोशिश करें फोर्स F से, ये डिस्टेंस r हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क = I × अल्फ़ा। टॉर्क कितना होगा, F × r = I × अल्फ़ा। आई सबके लिए याद है, इसी दिन के लिए याद कराया गया था सबका, ठीक है। सेम जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे। जैसे अब यहाँ पे मैं बोलूँ कि सर एक ऑब्जेक्ट ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये F1 है, यहाँ से लग रहा है फोर्स, ये F2 है। अब ये डिस्टेंस यहाँ से परपेंडिकुलर लग रहा है, यहाँ से ये भी परपेंडिकुलर लग रहा है। ये दूरी r1 है, ये दूरी r2 है। तो जैसे यहाँ पे दो फोर्स लगे, एक F1 लगे, एक F2 लगे। तो F = ma लिखने के लिए क्या लिखते हो, F1 - F2 = ma ना, नेट फोर्स। तो वैसे नेट टॉर्क भी
F1R1 माइनस F2R2 इक्वल टू आई इंटू एल्फा लिखोगे। इसका टॉर्क ज़्यादा होगा अगर तो F1R1 माइनस इसका कम होगा तो F2R2, जो ज़्यादा होगा वही घुमा पाएगा। ठीक है ना, ये बात। अब इसका एप्लीकेशन F इक्वल टू एफ ए का एप्लीकेशन, तो ऐसे रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन बहुत आसान है, इसमें तो कोई कष्ट ही नहीं होगा आपको। टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा का एप्लीकेशन NLM में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, तो मैं बोलूँ कि चलो एक ध्यान से समझना आप लोग, एक फिक्स्ड है ये, यहाँ पे एक डिस्क है, हिंज किया गया, ये डिस्क पे फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है, इस डिस्क रेडियस 1 मीटर है, डिस्क है, मास 2 kg है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड, पहला पार्ट एक्सेलरेशन, दूसरा पार्ट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तीसरा पार्ट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये सब बातें, ठीक है ना। आपको काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा ये भी अपने को पता होगा। जैसे प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग जानते हैं, छोटी छोटी बातें सारी जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है तो मास m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ mv²। वैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अबाउट अपने घूम रहा हो, यहाँ रोटेट करने वाली बात होगी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m की जगह I लिखोगे ω²। ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी लिखने का तरीका यहाँ पे। ये ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशन में ऐसा है, ट्रांसलेटरी मोशन में ऐसा, जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, FBD देखो तो इस पर ये इसके अबाउट फिक्स्ड है और ऐसे घूम रहा है। इस पर टॉर्क लग रहा है, टाउ की वैल्यू है 20 × 1 इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई की वैल्यू कितना होगा, आई सॉल्व कर लें तो mr²/2 होता है। डिस्क के लिए हम लोग पढ़े हैं 2 × 1² 1 kg मीटर स्क्वायर। तो आई की वैल्यू 1, अल्फ़ा आ गया 20 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया। ये एंगुलर ही पूछ रहा है, ट्रांसलेटरी किसी के दिमाग में ना आए, क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स्ड है, वैसे घूमेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर ये कांस्टेंट आ गया तो हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी। छोटी छोटी बातें हमें उम्मीद है कि आपको सर्कुलर का याद होगा। जैसे कि v इक्वल टू AT होता है, वैसे यहाँ पे इनिशियल, चूँकि इनिशियली ओमेगा 0 है, तो ओमेगा अगर ऐसा है तो ओमेगा, ये तो ओमेगा इक्वल टू 20t रेडियन पर सेकेंड। पहले पार्ट का आंसर 1 सेकेंड पे तो 20 रेडियन पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे तो 80 रेडियन पर सेकेंड, 5 सेकेंड पे ओमेगा हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ, आई की वैल्यू है 100 का स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 10,000 5000 जूल। आंसर हो गया। देखो ये छोटी छोटी बातें थी, हम लोग बता लिए कि आपका जैसे ओमेगा 5 सेकंड पे कितना आएगा, इतना, ये सारी बातें हो गई। ठीक ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो शायद आप बता लोगे, इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं है। बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे से बड़े बड़े की तरफ, कि यार इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 50 न्यूटन लग रहा है, इधर 40 न्यूटन लग रहा है, इधर
50 न्यूटन लग रहा है। इसके बाद फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ये हिंज्ड है, यहाँ पे किल लगाया गया, मतलब ये रोटेट कर सकता है, प्योर रोटेशन। मोमेंट डिस्क है, डिस्क नहीं लेते हैं बार बार, चलो डिस्क ही लेते हैं अब। डिस्क है, रेडियस 2 मीटर, मास 4 kg। अब मुझे बताओ क्या होगा। तो पहले तो बताओ टाउ कितना होगा। तो टाउ सर डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। ये 2 मीटर रेडियस है, तो 100 इधर, ये भी उसी सेंस में, ये भी सब एक जैसे हैं। तो इसका 15 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 2 बराबर हो जाएगा 80, 20, 100, 100, 200, 100, 300, 300 न्यूटन मीटर। टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा हो जाएगा। टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा, तो टाउ पता है 300, आई की वैल्यू कितना, तो पहले आई निकाल लो, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम 4 आर स्क्वायर 4/2, तो होता है 8 अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आ गया 3 इंटू 100/8/4, तो ये 25 होता है। 75/2 यानी 37.5 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब अल्फ़ा आ गया, तो भाई अब आपसे पूछा जाए 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी होगा, तो अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा किसी भी समय पे, ये सब छोटी छोटी बातें हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा पे छोटे छोटे एप्लीकेशन जो हैं वो हम लोग करना सीख गए हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं लग रहा है कि एक आध 2 क्वेश्चन और करना सीख लेते हैं। चलो, बहुत छोटे छोटे। एक टाइप यह है कि आपको रॉड दिया है, ध्यान समझो। डिस्क के केस हो गए तो रॉड की बात कर लें कि एक रॉड है, यहाँ पे हिंज्ड है। जैसे हिंज्ड होने का मतलब यह है कि यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, ऐसे छोड़ दिया, तो ऐसे रोटेट कर जाएगा, यहाँ से छोड़ो। हॉरिजॉन्टल पोजीशन से अगर इसको रिलीज कर दिया जाए, मास 1 kg, लेंथ 3 मीटर। आप मुझे बताओ एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा। तो इसके अबाउट अगर हिंज्ड है तो इसका एबीडी बनाओ। अगर इसके अबाउट हिंज्ड है तो ध्यान समझो सर कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स mg होगा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि टाउ इक्वल टू आई अल्फ़ा को सर कैसे अप्लाई करें हम लोग। टाउ किसके अबाउट लिखे, आई किसके अबाउट, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों जब भी अप्लाई करना, दोनों एक ही पॉइंट के अबाउट लिखना। पहली बात, पॉइंट नंबर 1, बहुत महत्वपूर्ण बात, दोनों एक पॉइंट के अबाउट लिखना। दूसरी बात और बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर हिंज्ड हो, कभी भी फिक्स्ड हो, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, यही अगर ये हिंज्ड हो तो टाउ और आई दोनों उसी पॉइंट के अबाउट लिखा करो। हिंज के अबाउट दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, हिंज के अबाउट दोनों लिखा करो, दुनिया का कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हिंज है तो यार इस पर भी तो फोर्स लग रहा होगा, तो हमें नहीं पता उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो N1 N2 मान लो। इस हिंज की वजह से जो किल लगा होगा वो भी तो कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो उसके 2 कंपोनेंट मान लो। कई बार फोर्स नहीं पता होता तो हम देखो एक तरीका तो यह है कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे F मान लें, या फिर एक कोई अच्छा बच्चा ऐसे सोच सकता है कि सर F1 F2 2 कंपोनेंट में मान लें। तो दोनों कंपोनेंट में मैंने मान लिया, क्योंकि हमें डायरेक्शन तो पता नहीं है किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हिंज फोर्स। और हमें पता है कि अल्फ़ा निकालने के लिए इसी के अबाउट टॉर्क लिखा जाता है, तो इसके अबाउट टॉर्क लिखने जाओगे तो इन दोनों का तो रोल ही नहीं है कोई, इसका ही है बस। mg/L/2 इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई की वैल्यू इसके अबाउट क्या होता है, ml²/3 अल्फ़ा। तो m से m कैंसिल, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गया 3g/2l आंसर हो गया। अब अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 3g की वैल्यू 10,
2L की वैल्यू कितना है 3, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, कल के दिन ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट किया जाएगा तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो आगे के लिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सॉल्व करेंगे। टॉर्क वाले क्वेश्चन F = ma का हो गया। ठीक है।